नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषय पर आपको हम जानकारी देते हैं और आज के विषय की अगर बात की जाए सबसे पहले तो क्या विषय है इस बारे में आपको हम बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे पशुओं में बांझपन एवं थनैला रोग के उपचार की और साथ ही बात होगी शुष्क क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन के फायदों की भी। तो विषय आपने जान लिए हैं। इन विषय से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इनका भी परिचय आपसे हम करा देते हैं। आप बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज अलग अलग विषय इस पर हमारे जो विशेषज्ञ वो जुड़ेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे जो दूसरे मेहमान हैं कार्यक्रम के उनसे भी आपको हम मुखातिब कराएंगे। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो अपने पशु की सेहत का ख्याल रखें। और अक्सर हम देखते हैं कई तरह की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पशुपालकों के सामने आती हैं। और आजकल अगर डॉक्टर संजीत बात की जाए तो बांझपन और थनैला रोग दो बड़ी समस्याएं पशुपालकों के सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमारे पशुपालकों को करना चाहिए और कितनी गंभीर समस्याएं हैं ये? जी, बांझपन के बारे में पहले हम बात करना चाहेंगे। तो बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आजकल उभर रहा है। इसमें हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बांझपन होता क्यों है और दूसरी बात फिर ये कि बांझपन होता क्या है। सबसे पहले जो पशु के अंदर आज जो भी हरा चारा खा रहे हैं या जो भी ग्रेन्स हैं, जो भी फीडिंग हम लोग दे रहे हैं, उससे मिनरल्स और विटामिन्स की उनके शरीर के अंदर कमी हो जाती है जी। अगर हम उस मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति अगर हम या तो हम अलग से सप्लीमेंट कर दें तो वो पूर्ति जो है वो हो पाएगी। अगर वो नहीं हो पाती है तो फिर उनके अंदर वो कमियां हो जाती हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कोबाल्ट, आयरन, जो उनकी सेहत के लिए काफी आवश्यक है। जो कि इसलिए जरूरी है क्योंकि पशु जो है सही समय पर हीट में नहीं आएगा या अगर हीट में आ गया तो वो बार बार बोलता रहेगा और उसके अलावा बार बार फिर जाएगा। और इससे जो है सबसे बड़ी जो लॉस होता है फार्मर का, वो लॉस इसलिए होता है कि जो अगर साल में एक बार एक बच्चा का उत्पादन अगर होता है प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अगर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक साथ चलता है, साल में एक काफ ईयर के हिसाब से अगर चलेंगे तो पशुपालक जो है सही मात्रा में दूध का उत्पादन भी कर सकता है और जो बछड़ा या बछड़ी का जो प्रसव होने के बाद जो होता है वो भी उसके लिए बड़े होकर के 2 साल बाद 3 साल बाद वो भी गाय जो है के रूप में उसके लिए मदद कर सकता है अगर सही समय पर उपचार किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि डीवर्मिंग करें। पेट के कीड़े की दवाई देना हर 6 महीने में पशु को पेट के कीड़े की दवाई देना जरूरी है, क्योंकि जो कीड़े जो होते हैं पेट में वो ऐसे आपके मिनरल्स और विटामिन्स को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, जिससे कि उसके अंदर कमी आ जाती है पशु और वो प्रॉपर हीट में नहीं आता। इसके अलावा जैसे मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंटेशन अगर पशुपालक रेगुलर करते हैं तो मेरा मानना है कि 70 से 80% की बीमारी से हम निजात पा सकते हैं जी। और खासतौर से थनैला की भी अगर बात की जाए तो आजकल काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सुनने में आती है ये जो बीमारी है पशुओं में। जी, थनैला का रोग एक्चुअली क्या है कि ये भी एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। अगर पशुपालक जैसे ही पशु जैसे दूध देता है, दूध देने के आधे घंटे तक पशु खड़ा रहता है, चारा खाता रहता है, तो पशु के जो दूध जो थन का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है आधे घंटे में। अगर आधे घंटे से पहले वो पशु अगर बैठ जाता है और नीचे अगर पशुपालक ने अच्छे से सफाई व्यवस्था नहीं करी है, नीचे अगर गोबर है, मिट्टी है, पेशाब है और अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाते हैं उसमें और उस बैक्टीरिया जो है वो छेद में से अंदर चले जाते हैं। जो बैक्टीरिया अंदर जा करके कई गुना जो है वो ग्रो नुकसान भी पहुंचाता है और शायद थोड़ी सी सावधानी अगर पशुपालक बरतें तो शायद ये समस्या काफी हद तक रुक सकती है। मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है और सबसे पहली चीज है कि पशु को दोहने के बाद एक पोटाश आता है, नॉर्मल में केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। उससे अगर ठंडे पानी में मिला करके अगर थनों को साफ करेंगे तो कोई भी कीटाणु जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रवेश कर जाए और पशु के थन के अंदर कोई भी स्वेलिंग आ जाए, कोई सोजन है या दूध में कोई भी बदलाव आए, चाहे वो खून आ रहे हो या कोई छिचड़े आ रहे हो, अगर वो तुरंत प्रभाव से किसी पशु चिकित्सक को दिखाते हैं तो इसका इलाज बड़ी आसानी से संभव होता है। लेकिन अगर इसमें अगर वो थोड़ी भी देरी करते हैं,
अगर उन्होंने 24 घंटे और 48 घंटे की देरी कर दी तो थन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 से 16, 16 से 64 गुना। ठीक है, तो उसके तहत जो है उनको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी समय रहते आपको सावधानी अपनानी होगी जी। और इससे पहले अगर आप स्वच्छता का ख्याल रखें, साफ सफाई अपनाएं, तो जो इस तरह की समस्या है वो पशु के साथ आपके नहीं होगी। जो गंभीर बीमारियां हैं, फिर चाहे बाजपन की हम बात करते हैं या जैसा कि डॉक्टर संजीत ने बताया थनैला की अगर बात की जाए, तो अगर आप उचित प्रबंधन अपनाएंगे तो इस तरह की समस्या आपके पशु के साथ नहीं होगी और जो सेहत है उसकी बरकरार रह सकती है। इस बारे में आगे भी डॉक्टर संजीत आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश में काफी संख्या में लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए पशुओं का स्वस्थ होना जरूरी है। कई बार पशुओं में बांझपन की समस्या हो जाती है। पशुओं में दूध देने के 10 से 30% मामले बांझपन और प्रजनन विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। अगर किसानों और पशुपालकों को अच्छा प्रजनन या बछड़े पाने की उच्च दर हासिल करनी है, तो नर और मादा दोनों पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही रोगों से मुक्त रखना चाहिए। बांझपन के कई कारण होते हैं, जैसे गर्भधारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष, गलत प्रबंधन और हार्मोन में असंतुलन आदि। पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए ब्रीडिंग कामोत्तेजना अवधि के दौरान की जानी चाहिए। अगर पशु कामोत्तेजना नहीं दिखाते या उन्हें यौन चक्र नहीं आ रहा हो तो उनकी जांच करा लेनी चाहिए। साथ ही पशुओं को ऊर्जा के साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन वाला संतुलित आहार देना चाहिए। ये गर्भाधान की दर में वृद्धि करता है। इसके अलावा पशुओं में थनैला रोग होने की भी आशंका रहती है। इसके उपचार के लिए 250 ग्राम देसी ग्वारपाठा के किनारे से कांटों को हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 50 ग्राम पीसी हल्दी एवं 10 ग्राम चूना को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट के 8 बराबर हिस्से बनाकर दिन में 8 बार थनों पर लगाएं। थनैला रोग होने पर पशुपालक पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें और पशु का सही समय पर उचित उपचार करवाएं। तो जाना आपने किस तरीके से जो पशुओं में समस्या आ रही है बांझपन की, या फिर बात की जाए थनैला रोग की, तो उचित प्रबंधन अपनाकर, उचित सावधानी अपनाकर काफ़ी हद तक इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारा जो दूसरा विषय है आज का। शुष्क क्षेत्रों में अगर हम देखें तो भेड़ बकरी पालन के फ़ायदे आपको क्या मिल सकते हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर RM शर्मा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। नमस्कार जी, नमस्कार जी। खासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर शर्मा, क्योंकि जब हम शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं तो और ख़ासतौर से हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, अधिकतर संख्या में हम देखते हैं भेड़ और बकरी पालन के ज़रिए काफ़ी उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में कोई इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है तो क्या फ़ायदे आप उनको यहाँ बताना चाहेंगे, किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए जी, बकरी पालन एक ऐसा पशुपालन में भाग है जिसमें बहुत ही कम लागत लगती है। तकनीकी कारणों से डॉक्टर शर्मा की आवाज़ जो है फिलहाल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर शर्मा, अभी आपसे हम संपर्क करेंगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि हम तमाम बातों का ख्याल रखें। जी डॉक्टर शर्मा। हाँ जी, जैसा मैंने बताया, हमारा जो बकरी पालन है या भेड़ पालन है एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमारे जो जिनके पास जमीन नहीं है, माफी चाहेंगे अभी डॉक्टर शर्मा, दोबारा आपके साथ हम संपर्क यहाँ करेंगे, क्योंकि लगातार ये जो जानकारी हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों तक जाती है ये बेहद ज़रूरी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर शर्मा अगर बात की जाए, जब हम महत्वपूर्ण फ़ायदों की बात करते हैं और एक तरफ हम देखते हैं कि जो लागत है हमें वो भी कम करनी है, और इनके ज़रिए शायद हम मान सकते हैं कि जो पशुपालक हैं जो छोटे स्तर पर भी, या हम कहते हैं कि कृषि के साथ साथ अगर भेड़ या बकरी पालन कर रहे हैं तो और ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो बकरी पालन है ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत लगती है, और क्योंकि हमारी बकरियां ज्यादातर जो जंगलों में या सड़क के किनारे या जो रेलवे लाइन के या उधर जंगल होते हैं वहां पर ये चरने के लिए जाती है, जहां भी इनको घास होती है। तो हमारे जो बकरी पालक हैं उनको अलग से चारा नहीं देना पड़ता, केवल थोड़ा सा दाना खिलाकर ही इनसे पाला जा सकता है और इनसे
दूध और जो अन्य उत्पाद है उनसे, जैसे दूध है और ऊन है, ये सारी चीजें जो हमारे भेड़ बकरी से मिल जाती है। और इसमें देखिए बहुत ज्यादा बड़े घर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप गांव में हमने देखा कि जो लकड़ी के बल्ली लगाकर और थोड़ा सा जो कई बार जो छोटे तार लगाकर भी हमारे जो छोटे किसान भाई हैं वो बकरी पालन कर देते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से बकरी पालन करना हो तो उसके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि एक वैज्ञानिक रूप से उनका घर बनाया जाए और उनको अच्छा आहार दिया जाए। और जैसे इसमें कई तरह की बीमारियां भी आती हैं, तो उनका अगर टीकाकरण करें समय से, तो इस व्यवसाय से भी हमारे जो बकरी पालक है काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आमदनी उनको हो सकती है। इस बारे में विस्तार से आगे आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर आर एम शर्मा, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भेड़ बकरियां अपने कई विशेष गुणों के कारण दूसरे पशुधन से ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में, जहां वर्ष के कुछ ही महीनों में प्राकृतिक चारागाहों में घास खत्म हो जाती है और पानी की बहुत कमी होती है, अपना निर्वाह आसानी से कर सकती है। भेड़ बकरियां अपने भरण पोषण के लिए ज्यादातर प्राकृतिक चारागाहों, कटीली झाड़ियों, नदी या तालाब के किनारों और खाली पड़े खेत खलिहानों आदि पर निर्भर रहती है। यहाँ तक कि अकाल जैसी स्थिति में भी ये भेड़ बकरियां सूखी घास फूस, पेड़ों की पत्तियां व खरपतवार आदि खाकर अपना पेट भर लेती हैं। भेड़ को आमतौर पर ऊन और मांस व बकरी को मुख्यतः दूध, मांस और चमड़े आदि के लिए पाला जाता है। भेड़ पालन करते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भेड़ पालकों को नियमित रूप से अपनी भेड़ों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करते रहना चाहिए। साथ ही भेड़ों के खुरों को भी समय समय पर काटते रहना चाहिए। हर 2 सप्ताह पर भेड़ों के खुरों की जांच करते रहें। गर्मी और बरसात से पहले ही इनकी ऊन की कटाई कर लेनी चाहिए। सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 3 से 6 बजे के बीच भेड़ों को चराना अच्छा होता है। वहीं दोपहर को इन्हें आराम देना चाहिए। वहीं अगर बकरी की बात करें तो बकरी पालन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2-3 फीट ऊंचा रखें, जिससे गीलेपन और नमी से बकरियों में बीमारी पैदा न हो। चूहों, मक्खियों और कीट पतंगों से बकरियों को बचाएं। आवास स्थान में हवा का आवागमन रखें। आवास से पानी निकास की उचित व्यवस्था रखें। भेड़ और बकरी पालन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस व्यवसाय को कम लागत लगाकर छोटी जगह में भी आसानी से किया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है अगर आप भेड़ या बकरी का पालन कर रहे हैं। और इसके लिए आवश्यकता ये नहीं कि आपके पास काफ़ी क्षेत्र हो, काफ़ी ज़मीन हो जिसमें आप इनका आवास प्रबंधन उचित ढंग से कर पाएँ। अगर आपके पास कम क्षेत्र है तो उसमें भी आप अच्छे से इनका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, जिससे आपका जो लाभ है या जो फ़ायदे हैं उनमें और इजाफा हो सके। इस बारे में डॉक्टर शर्मा से और जानकारी हम यहाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर हम बात करते हैं पशुओं में बांझपन की पहचान के लिए क्या हम मान सकते हैं, कैसे एक जो पशुपालक है वो इसकी पहचान कर सकता है? बांझपन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जैसे जो साइकिल होता है, एक गाय और भैंस जो है 21 दिन के अंदर हीट में आती है जी। तो 21 दिन में जब हीट में आती है उसके बाद जो उसका हीट का जो टाइम है वो 18 से 24 घंटे का होता है। तो अगर कोई भी पशु 21 दिन में बार बार हीट में आ रहा है तो ये हम मान सकते हैं कि वो रेगुलर टाइम पे साइकिल पे चल रहा है जी। इसके अलावा जो 24 घंटे के अंदर उसमें कहा जाता है, गायों को तो 18 घंटे बाद, हीट में आने के 18 घंटे बाद, और जो भैंस है उसको 24 घंटे के बाद गर्भाधान कराना चाहिए। और अगर कोई भी पशु गर्भाधान रुकता नहीं है, 21 दिन बाद दोबारा वो साइकिल पे आ रहा है, तो उसके लिए नज़दीकी पशु चिकित्सालय से जांच कराएं कि क्या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है,
या उसके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई सिस्टिक ओवरी डीजनरेशन होता है, बच्चेदानी के ऊपर कोई गांठ हो जाती है, या पायोमेट्रा की एक बीमारी होती है जिसके अंदर बच्चेदानी के अंदर पस बन जाता है। जनरली ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ब्याने के बाद की होती हैं, जिसमें कि जैसे पशु ब्याह गया है और उसने प्रॉपर तरीके से टाइम से जेर नहीं गिराई है, जेर नहीं गिराने से वो अंदर उसके अंदर रह जाता है, इन्फेक्शन बनाता है और वो मेट्राइटिस का कारण बनता है। तो मेरा हमेशा पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध होता है कि ब्याने के बाद अगर जेर प्रॉपर नहीं गिरे और अंदर उसमें मेट्राइटिस है, कुछ पस बन जाए, तो उसका 5 से 7 दिन तक इंट्रा यूट्राइन दवाई डलवाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक जैसे भी जो भी रेकमेंड करते हैं उसको रेगुलर लगवाइए। यानी सावधानी आपको पूरी बरतनी है और उसके साथ साथ अपने पशु की निरंतर जांच आपको करानी होगी। जो निकटतम आपके पशु चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहें, उनसे लगातार आप सलाह लेते रहें और अपने पशु की जांच कराएं, जिससे अगर इस तरह की कोई लक्षण आपको नजर आते हैं पशु में या कोई और बीमारी आपको नजर आ रही है तो उसका समय रहते उपचार हो सके। आगे भी आपको इस बारे में आज विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशु में बांझपन और थनैला रोग की जो समस्या है इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही शुष्क क्षेत्रों में आप भेड़ बकरी पालन के फायदे कैसे ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं सर? ये जी कबीर जी, ये हमारी भैंस है 1.5 साल से मतलब हो गया है, अभी वो गर्म नहीं आ रही है जी। 1.5 साल से बता रहे हैं जो समस्या बनी हुई है इनके पशु के साथ, क्या वजह हो सकती है और ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी पशु ब्याने के 4 महीने के अंदर ज्ञापन हो जाना चाहिए जी। अगर वो 2 महीने में हो जाता है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि 2 महीने में जब होता है 10 महीने में ब्याता है तो साल में 1 काफ हमें मिल सकता है। अगर वो 4 महीने तक भी ज्ञापन नहीं हो रहा है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय से उसकी जांच कराना आवश्यक है। वो हीट में नहीं आ रहा तो हीट के लिए कई ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं जो आप अगर देंगे तो उनसे वो हीट में आ सकता है। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले उसके पेट के कीड़े की दवाई दें। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर जो है 50 ग्राम का जो है सेवन लगातार 1 महीने तक कराएं। अगर वो और साथ में जांच करा लें। नज़दीकी पशु चिकित्सालय में अगर आप ले जाएंगे तो पशु की जांच करने के अलावा वो ओवरी जो होता है वो थोड़ी सी मसाज कर देते हैं। ओवरी मसाज से रेगुलर जो है अमूमन पशु हीट में आ जाता है। और अगर उसके अंदर कोई कमी होती है, उसमें कोई दवाई डालने की आवश्यकता है तो उसके अंदर दवाई भी इंट्रायूट्राइन डाली जा सकती है। कुछ केसेस में जो सर्विक्स होती है, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसमें हम लोग लुगोल आयोडीन पेंट भी कराते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा इरिटेशन कर करके जो है पशु जो है हीट में आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी हीट में आ रहा है वो 21 दिन में आए, और जब वो आ जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको ज्ञापन करवाना है। जी, तो देखिए समय का ख्याल आपको यहाँ रखना होगा, बेहद ज़रूरी, तभी जो आपकी उम्मीद है अपने पशु से वो पूरी भी हो सकती है। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर आर.एम. शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फ़ायदे आपने बताए, लेकिन इन फ़ायदों को लेने के लिए जो नस्ल का चयन है वो कितना महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह का आज का हमारा विषय है, हमारी जो भेड़ बकरियां हैं ज़्यादातर हमारे राजस्थान और गुजरात और पंजाब, इन हिस्सों में जो है बहुत अच्छे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो हम देखें, अगर नस्ल की बात करें तो
तो जमुनापारी जो बकरी है वो इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई है और इसका जो अच्छी बकरी है वो 5 लीटर तक भी दूध देती है। इसके अलावा जखराना है, बर्बरी बकरी है, बीटल है, इस तरह की बहुत सारी जो नस्ल हैं हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की नस्ल पाई जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, महत्वपूर्ण नस्लें हैं, इनका जो महत्व है वो मैं आपसे आगे जानूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार मनोज जी। ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, हमारी एक 4 साल की पड़िया है जी, वो हरी नहीं हो पा रही है। 2-3 बार डॉक्टर साहब से कराई है, रुक नहीं रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीत, क्या आपको सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? 4-4.5 साल की होगी तो इसमें तो पहले ही आप काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी पड़िया है, भैंस है, वो 3 साल के अंदर जो है ज्ञापन हो जानी चाहिए। तो मेरा आपसे, अभी मैंने पुराना जो सवाल आया था उसमें भी मैंने यही बताया था, उसके पेट के कीड़े की कृमिनाशक दवा, उसको कीड़े की दवा दे दीजिए। लगातार 1-1.5 महीने तक उसको मिनरल मिक्सचर खिलाइए, उसके ओवरी की मसाज कराइए और उसमें चेक करिए कि कोई भी इन्फेक्शन अगर है तो उसके अंदर दवा डालने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई भी पशु चिकित्सालय से अगर आप जांच कराते हैं, वो भी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से ही करवाएं। अगर आपके गांव में ऐसे कोई घूमते फिरते कोई एआई करने वाले हैं, उनसे ना करके किसी पशु चिकित्सक से जांच कराएं। वो जान पाएंगे कि अंदर कोई सिस्टिक ओवरी है या कोई ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, जिससे कि वो कभी हीट में आएगी नहीं या कभी रुकेगी नहीं। तो उसका सही तरह से जांच होना आवश्यक है। तब तक आप एक मिनरल मिक्सचर और डीवर्मिंग जरूर करा लीजिए। यानी रोग का मुख्य कारण जो है पहले वो आपको जानना होगा और फिर उसी सिरे से देखिए जो उपचार है उसकी शुरुआत आपको करानी होगी और उसके लिए आवश्यक यही कि आप अपने पशु की जांच जो है ज़रूर कराएं। यहाँ इसके साथ ही डॉक्टर संजीत, जैसा आपने जिक्र किया, जो कृत्रिम गर्भाधान की हम बात करते हैं, क्या हम मान सकते हैं कि जो जिस तरीके से बांझपन की समस्या आती है पशु में, अगर कृत्रिम गर्भाधान समय रहते हमारे जो पशुपालक करा रहे हैं या कराते हैं, तो क्या इस समस्या को कम किया जा सकता है? बांझपन की समस्या का अमूमन कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है एआई से। कृत्रिम गर्भाधान का जो बेसिक चीज़ क्या होती है कि हमारे जो लोकल सांड है या बुल्स हैं जो भी, वो उनकी क्वालिटी की हमें कोई पता नहीं होता, उनकी हिस्ट्री हमें नहीं पता, प्रोजेनी का हमें कुछ नहीं पता कि उनकी माँ ने कितना दूध दिया है। तो कृत्रिम गर्भाधान का मेन फायदा यही है कि हमारे पास ये जानकारी होती है जिस बुल से सीमेंट ड्रॉ किया गया है उसकी माँ ने 3000, 3500, 4000 पूरी लैक्टेशन में दूध दिया है। इसके अलावा ये भी टेस्ट होके आता है कि उस सीमेंट में कोई भी ऐसी जो बीमारी नहीं है जो कि उस दूसरे पशु में जिसमें भी एआई की जाएगा उसमें वो जा सके। जो हमारे यहाँ सांड होते हैं उनके अंदर एक तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी, ब्रुसेलोसिस हो गया, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्प्रेड करते हैं वो। तो कृत्रिम गर्भाधान कराने से एक तो जांच हो जाती है कि अंदर कोई भी गाय के अंदर या भैंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसकी जांच हो जाती है। सही समय क्या है बीज रखने का, कृत्रिम गर्भाधान से ये भी मालूम चल जाता है कि अभी ज्यादा हीट में है पशु, अभी लेट हीट में, मिड से लेट हीट में हमेशा ज्ञापन कराना चाहिए। इसके अलावा जो सीमेंट की क्वालिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बिल्कुल इस बारे में आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंडमान निकोबार से ही हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा सवाल ये है कि जी मेरा सवाल ये है कि मैं आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना थनैला रोग के बारे में, पर साफ रखना बोल के बोल रहे हैं ना सर, लेकिन जो हम लोग घर में यूज करते हैं फिनॉइल होता है वो सर पर यूज कर सकते हैं कि नहीं? जी, फिर भी आपको लगता है वो समस्या रहती है? जी, समस्या तो नहीं है फिलहाल, मतलब फर्स्ट एड जैसा कि वो बीमार। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपके सवाल को हम समझ पाए हैं, डॉक्टर आर एम शर्मा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं अंडमान निकोबार से, क्यों जानना चाह रहे हैं कि जो थनैला की जब हम बात करते हैं और हम लगातार यही कहते हैं कि एक तरह का अगर प्रबंधन हम सही ढंग से अपनाएं तो शायद ये समस्या काफ़ी हद तक रुक सकती है। साफ सफाई हमें रखनी होगी, स्वच्छता का ख्याल रखना होगा, लेकिन अगर ये समस्या किसी वजह से आ जाती है, ऐसी स्थिति में जो पशुपालक हैं उनको क्या करना होगा? देखिए, जो थनैला की बात कर रहे हैं ना, जी,
जो थनैला है ये एक ऐसा बीमारी है जो कई प्रकार के जीवाणुओं से होती है। अब जैसे हम मुंह खुर की बात करते हैं या गलघोंटू की बात करते हैं, तो ये बीमारियां एक विशेष प्रकार के जीवाणु या विषाणु से होती है। परंतु ये जो थनैला रोग है इसके अंदर बहुत तरह के जो जीवाणु हैं वो थन के छेद के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जहां पशु का अयन के अंदर दूध बनता है उस हिस्से को संक्रमण करते हैं और वहां पर दूध बनना बंद हो जाता है जी। और इसी वजह से हमारे पशु को दर्द महसूस होता है और वहां पर सूजन हो जाती है, थनों में भी सूजन आ जाती है और दूध की जगह या तो छिचड़े आते हैं या खून आता है या दूध ही नहीं आता या पानी में सा निकलता है या कई बार कुछ भी उसमें से आता नहीं है। तो इस तरह की जो बीमारी है, इससे सारे जो लक्षण हैं ये थनैला रोग के लक्षण हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका जो कोई टीकाकरण नहीं होता, परंतु अगर हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये बीमारी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शर्मा, आप बता रहे थे हमें जो भेड़ बकरी पालन में जब हम नस्ल की बात करते हैं, कई सारी जो नस्लें हैं वो आपने बताई, लेकिन जो पशुपालक है कैसे वो नस्ल के महत्व को समझें? देखिए जी, नस्ल का तो बहुत ही महत्व है। हमारा जो किसान भाई है, सपोज वो दो पशु रखता है और अगर अच्छी नस्ल का पशु नहीं है तो, और एक किसान अच्छी नस्ल का पशु रखता है तो काम तो उसको उतना ही करना पड़ता है, सारा मैनेजमेंट उसको उतना ही करना पड़ता है। परंतु एक अच्छी नस्ल जिसके अंदर अपनी माँ से और जो उसका जो सांड है बाप, उससे उसके दूध के गुण उसमें आते हैं। तो जैसे हम मुर्रा नस्ल की बात करें या गायों के अंदर हम बात करें होल्स्टीन फ्रीजियन की है या जर्सी की है, तो ये कुदरती हमारे दूध का गुण होता है जिनको दुधारू पशु बोलते हैं। तो ये अगर अच्छी नस्ल का पशु होगा तो निश्चित रूप से उसमें क्षमता होगी ज्यादा से ज्यादा दूध देने की, बशर्ते उसको पूरा संतुलित आहार दिया जाए, उनका अच्छा प्रबंधन किया जाए। लेकिन अगर नस्ल ही खराब है तो उसमें वो गुण नहीं होगा, तो चाहे हम उस पशु को कितना ही अच्छा आहार दें या कुछ करें, फिर भी वो एक सीमित मात्रा तक ही दूध देगा। तो नस्ल का एक बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे किसान भाई को एक अच्छी नस्ल का पशु ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके लिए लगातार नस्ल सुधार के लिए जो कार्यक्रम है वो भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? कैलाश जी। जी बोलिए। जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें पहले, इससे सुविधा होगी आपका जो सवाल है हमें सुनने में। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, ये जो मुंह पका खुर पका रोग है जी, उसके वास्ते क्या इलाज करना चाहिए और जो दामन जानवर है जी उसके वास्ते क्या करना चाहिए? चलिए बिल्कुल। जो खासतौर से अगर बात की जाए डॉक्टर संजीत खुरपका रोग की, तो टीकाकरण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं चाहूँगा इस बारे में आप और ज़्यादा जानकारी दें इनको, और किस समय में इसकी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं? देखिए, मुंह पका खुरपका रोग के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट करी है, NADCP जी। उसके तहत पूरे भारत में हर एक गाय और भैंस का पहले तो टैगिंग की जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। इवन जो वैक्सीनेटर होगा, जो वैक्सीनेशन लगाएगा और टैगिंग लगाएगा, उसका भी शुल्क जो है भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी बरसात आती है, बरसात के आने से पहले और एक सर्दियों में, क्योंकि ये जो बीमारी है उसकी जो वैक्सीन 6 महीने तक इफेक्टिव रहती है जी। तो कोई भी पशु में आपने वैक्सीन लगाई तो 6 महीने बाद उसको रिपीट करना जरूरी है। अगर सही टाइम पे रिपीट नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है ये बीमारी आ जाएगी। इस बीमारी के लिए इसमें लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार होगा, पशु लार गिराएगा, चलने फिरने में उसको बहुत परेशानी होगी, इवन जो उसके खुर होते हैं वो बिल्कुल ढीले होकर निकल जाते हैं जी। मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, उन छालों की वजह से पशु जो है बिल्कुल खा नहीं सकता कुछ भी, और 15 दिन में 20 दिन में वो पशु जो है एकदम निढाल हो जाता है। उसका दूध का प्रोडक्शन बिल्कुल, चाहे वो 15 लीटर का 20 लीटर का जानवर था तो वो सीधा 1 लीटर पे आधे लीटर पे आ जाएगा। काफी ज्यादा प्रभावित यानी होता है जी।
तो इसलिए अगर इसकी इम्यूनिटी, जो भी पशु की इम्यूनिटी कम होगी उसके अंदर ये बीमारी आएगी। आने से पहले इसका कोई अमूमन इलाज जो है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, उसी प्रकार इसका उपचार करने में बहुत समय भी लगता है और ज्यादा अच्छा इसका उपचार उपलब्ध नहीं है। कुछ होम्योपैथिक दवाई, कुछ आयुर्वेदिक दवाई, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। पशु का इलाज करेंगे, जो 15 दिन में ठीक होना है वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर हर पशु 100% वैक्सीनेशन अगर हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं पूरे देश में, तभी हम 2025 तक का जो भारत सरकार ने लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है, तभी हम इसको अर्जित कर पाएंगे, जब 80 से 100% पशु जो है इसमें वैक्सीनेट हो पाए। जी, जो टीकाकरण है देखिए बड़े पैमाने पर किया जा सके, एक मिशन मोड में हम इसको देखते हैं और एफएमडी मुक्त भारत की हम बात करते हैं, जिससे पशुपालकों की जो समस्या है खत्म हो सके, वो भी जड़ से। आगे भी आपको इस बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशु में वाजपन और थनैला रोग की जो समस्या है उसका निदान आप कैसे कर सकते हैं, क्या उपचार उसका हो सकता है, और साथ ही साथ शुष्क क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन के फायदे आपको कैसे मिल सकते हैं या क्या फ़ायदा हो सकता है। लगातार दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल यहाँ डॉक्टर आर एम शर्मा, आपका रुख हम करना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं अलग अलग फ़ायदों की, साथ ही एक लक्ष्य हमारा है जो किसान की आय को दोगुना करने का है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर हम भेड़ या बकरी पालन की बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ दूध या मांस तक अब ये सीमित है, अब यहाँ भी हम देखते हैं जो प्रसंस्करण है वो इस दिशा में अब जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो आगे बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बकरी है, बकरी का दूध तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर कई तरह की बीमारियों में। आपने देखा हो दिल्ली के अंदर जब डेंगू की समस्या या कहीं आती है तो ये दूध जो है, बकरी का दूध बहुत ही उसमें कामयाब रहा है जी, काफी गुणकारी माना जाता है। बहुत मरीजों को दिया गया और उससे काफी लाभ हुआ। तो ये जो कोई बकरी और भेड़ ये है, एक तो इनमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी कम उम्र में ये वयस्क हो जाती हैं। 8 से 10 महीने की उम्र में ही ये मतलब परिपक्व हो जाती हैं और गर्भाधान के उपयुक्त हो जाती हैं। और ये भेड़ बकरी में ये है कि एक बार में ये 2 तो बच्चे देती हैं लगभग, और कई बार 3 बच्चे भी होते हैं। तो इनकी जो बढ़वार है वो काफी तेजी से होती है, और इनका जो मूल्य है बाजार के अंदर भी 8 से 10 महीने में इनका जो मादा जो नर बच्चा है वो बेचने योग्य हो जाता है।
तो इसमें क्या है, जल्दी जल्दी इसमें बढ़वार होती है और दूध भी मिलता है, और दूध से भी बहुत तरह के आजकल पदार्थ मिल जाते हैं। उससे जैसे हम लोग दही जमा सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, और कई तरह का इस तरह से जो दूध के पदार्थ हैं, जहाँ ज़्यादा मात्रा संख्या में हमारी भेड़ बकरी पाई जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल होता है। दूसरा, जैसे भेड़ की बात करें तो देखिए बहुत बड़ा जो पदार्थ है, जो भेड़ों से जो ऊन मिलती है, तो अगर राजस्थान में देखें तो बहुत ये जो भेड़ पालन है बहुत काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है। तो हमारे जो बकरी है, भेड़ पालक भाई, इनसे बहुत कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, और भेड़ बकरी का तो देखिए स्लॉटरिंग के बाद में भी इनके बहुत सारे जो अंग हैं वो भी इसके काम आ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं, इसके बाद आपसे और ज्यादा जानकारी मैं लूंगा। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से बोल रहे हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार सुधाकर जी। जी सर, हम बकरी पालन करते हैं सर, लेकिन ठीक ठाक से नहीं पालन कर पा रहे हैं सर। ना ही मैं इधर पहाड़ी इलाके से हूँ, ना ही इधर पेड़ पौधे ज्यादा है सर, ठीक ठाक से पालन नहीं कर पा रहे। तो दिन भर में कितने बार खाना दूं, क्या क्या दूं, और बताइएगा। तो यानी उतना ज्यादा मिलता है, ना ही पेड़ पौधे है सर। जी चलिए, बिल्कुल देखिए मैं बताना जी डॉक्टर शर्मा, बकरी पालन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको व्यवसायिक रूप से करना चाहते हैं तो इसका एक ऐसा घर जरूर बनाएं, और घर एक शेड हो जिसमें हमारी बकरियां या भेड़ें जो जाड़े या जो विपरीत मौसम होता है उसमें अंदर हम उनको रख सकें। विशेषकर जो हमारे जो बकरी के बच्चे होते हैं या मेमने होते हैं, सर्दी के दिनों में अगर उनका घर आवास ठीक नहीं है तो कई बार सर्दी से उनके जुकाम लग जाता है, और कमजोरी के कारण या सर्दी के कारण इसमें हमने देखा है कि मृत्यु होती है। तो पहले तो मैं इनको सलाह दूंगा कि एक अच्छा उसका आवास बनाएं, और बंद आवास के सहारे ही उससे लगता हुआ खुला आवास भी होना चाहिए, और वो जाली से उसको घेर दें, लोहे की जाली आती है, ताकि हमारी जो भेड़ बकरियां हैं सर्दी के दिनों में उसमें धूप में आराम से बैठ सकें, और वो हिस्सा कच्चा होना चाहिए, उसमें पक्का नहीं होना चाहिए। अंदर उसमें आप पक्का रख सकते हैं ताकि उसकी सफाई हो। तो एक तो आवास की बात है कि आवास ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी भेड़ बकरियां अब जैसे आने वाली गर्मी है तो उनमें भी उनको इस तरह का छांव मिले, ताकि उनको धूप से और जो बड़ा वातावरण के अनुकूल हमें उसका प्रबंधन करना होगा। सके जी। दूसरा ये है कि देखो इनमें 2-3 बीमारियां इसमें आती हैं। तो एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मुंह पका खुरपका की बीमारी आती है, एक एंटीरियो टॉक्सीमिया बीमारी आती है जिसमें हमारी जो बकरी है, भेड़ है, वो उसमें एक तरह का विषाक्त हो जाता है, और वो बहुत थोड़े समय में ही हमने देखा है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एंटीरियो टॉक्सीमिया का टीकाकरण होता है, हमारे सारे अस्पतालों पर इसका टीका उपलब्ध होता है, तो ये उसका टीका लगवा लें। दूसरा एक पीपीआर की बीमारी भी इसमें आती है, तो ये बीमारी का भी टीका लगवा लें। तो और उस तरह से बकरी और भेड़ में हमने देखा है कि इसमें रेगुलरली जो पेट के कीड़े हैं उसकी दवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भेड़ बकरियां बाहर जंगल में चरने जाती हैं, और चरने के दौरान इस दौरान भी आती है, लेकिन हमें उचित प्रबंधन अपनाना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मोतिहारी बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? राजू कुमार जी, नमस्ते जी। नमस्कार राजू जी, गुड इवनिंग सर जी। सवाल पूछ सकते हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हाँ सर, नमस्ते। बिल्कुल राजू जी, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर दें, इससे हमें सुविधा होगी आपका सवाल सुनने में। ओके सर, 1 मिनट सर। जी शुक्रिया। जी आप सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। लगातार दर्शकों से हम अपील करते हैं जब भी सवाल पूछे तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें। जी सर, मेरा सवाल है कि जैसे अभी मैं टीवी पे डॉक्टर साहब का बात सुना, डॉक्टर साहब बता रहे थे जी कि जिस नस्ल का वह नाम ले रहे थे बकरी पालन के लिए जी, वह नस्ल
मेरे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि बिहार में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसको अपने क्षेत्र में कैसे मंगवा पाऊंगा? या कोई ऐसी नस्ल बताए जिसका मैं पालन करके और अच्छा खासा मुनाफा भी ले पाऊं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर्यन शर्मा, अगर बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ के हिसाब से अगर आप नस्ल इनको बता सकें। हाँ देखिए, मैं इनको बताना चाहूँगा, जो बकरी की नस्ल है दो तरह की होती हैं, एक दुधारू नस्ल की होती हैं और एक जो मांस वाली होती हैं। तो अगर दूध वाली बकरी की बात करें तो इसमें प्रमुखतया जो बीटल है और जखराना है, जमुनापारी है, ये प्रमुख जो है बकरी हैं, ये पाल सकते हैं। जमुनापारी में भी रख सकते हैं, क्योंकि यूपी के एटा इटावा के चंबल के क्षेत्र के अंदर ये बहुतायत से मिलती है। और अगर ये मांस के लिए पालना चाहते हैं तो बर्बरी बकरी बहुत अच्छी है, बिहार में हमने देखा है, और ये बहुत तेजी से बढ़ती है, इसमें 2 या 3 बच्चे जरूर होते हैं। तो ये बकरी बहुत तेजी से बढ़ती है और इनके लिए फायदेमंद रहती है। और मैं चाहूंगा कि ये हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा फरे के अंदर स्थित है, तो एक बार वहां पर भी जाएं, और वहां पर इसकी प्रशिक्षण भी है। और बिहार के अंदर भी प्रत्येक जिले के अंदर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र होता है, तो वहां पर भी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, और उनकी सलाह के अनुसार ही उस क्षेत्र में जो बकरी मिलती है जो अच्छा तरह से काम करती है, अच्छा दूध देती है, तो वो नस्ल आप वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अलग अलग नस्लें हैं, ना सिर्फ बर्बरी, इसके अलावा अगर काली बंगाल नस्ल की हम बात करते हैं, उसके साथ ही जैसा आपने बताया जो हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में जो स्थित है, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है। CIRG आपको इंटरनेट पर डालना होगा और पूरी जानकारी देखिए आपको मिल पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम सावधानी हमें लगातार अपनानी होगी। और इसी में अगर डॉक्टर संजीत हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि जो आवास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जो बदलते मौसम की अगर हम बात करते हैं, क्या इसका असर भी पशु की सेहत पर पड़ेगा? क्योंकि लगातार अब जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी, तापमान में बदलाव होने लगा है। जैसे जैसे तापमान बदलता है, और अभी हमने देखा है कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी और इवन मार्च तक पशुओं में हमारी OPD अमूमन कम हो जाती है, और जो पशु जो है बीमार भी कम होता है। जो ज़्यादातर जो थोड़ी सी जो ब्रीडिंग से रिलेटेड जो बीमारी है, जैसे थोड़ा थनैला रोग हो गया या रिपीट ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बांझपन की समस्या, ये जरूर रहती है। इसके अलावा अमूमन पशु जो है बीमार नहीं पड़ता है। पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और पशुपालक जो है उस तरह की मेंटेनेंस वो कर नहीं पाते हैं, पशु जो है, क्योंकि प्रोडक्शन करना है पशु ने, और प्रोडक्शन के साथ साथ उसको अगर संतुलित आहार, फ्रेश वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में उसको जैसे ऊर्जा जो मिलनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा उसको मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो है खुला एकदम वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे भी वो है। पशु के बीच में दूरी होनी चाहिए, दो पशु के बीच में। यानी प्रबंधन जो है वो काफी जरूरी है, सही ढंग से आप अपनाएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। श्रीओम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान पर। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। श्रीओम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है आपकी? जी, सवाल पूछ। नमस्कार साहब। नमस्कार ओम शर्मा जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं ये पूछ रहा था, मेरी भैंस जो है जी 10 लीटर दूध देती है लगभग जी, लेकिन बहुत कमजोर होती जा रही है। कमजोर होती जा रही है? हाँ जी। डॉक्टर संजीत, क्या वजह? दूध ये बता रहे हैं करीब 10 लीटर दूध दे रही है, लेकिन कमजोर इनको लग रही है। देखिए, बेसिक चीज वही है कि प्रोडक्शन जो है, पशु जो है प्रोडक्शन दे रहा है, दूध उत्पादन ये लोग ले पा रहे हैं, लेकिन जितनी जो पूर्ति होनी चाहिए, जो कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, जो शरीर में से जो दूध के द्वारा निकल रहा है, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मिनरल मिक्सचर का या कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन जो भी पशु ब्याता है उसके बाद देना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल के जो सॉइल में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी होती है, यानी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो उसकी वो पूर्ति करें। 3-3 महीने के अंतराल से डीवर्मिंग करें, पेट के कीड़े की दवाई। कई बार कीड़े की वजह से भी जो है पशु जो है कमजोर हो जाता है, और प्रॉपर जो उसको चारा मिल रहा है वो उसके शरीर पे लगता नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए 3-3 महीने के अंतराल से डीवर्मिंग करें, और डीवर्मिंग में हमेशा कोशिश करें, रोटेशनल डीवर्मिंग हम बोलते हैं, जिसमें आप जो सॉल्ट जो यूज कर रहे हैं, अगर फेनबेंडाजोल यूज कर रहे हैं तो अगली बार एल्बेंडाजोल यूज करें। तो सॉल्ट का हमेशा चेंज होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो
पोषक तत्व है, मिनरल मिक्सचर के द्वारा या कैल्शियम के द्वारा उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर वो पशु बीमार नहीं है, उसको बुखार नहीं आ रहा है, कोई टेम्परेचर नहीं है, फीवर नहीं है, या कोई उसको दस्त नहीं है, या कोई भी और इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो फिर उसकी पूर्ति करेंगे, डीवर्मिंग करेंगे, पशु जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। बिल्कुल बेहद नहीं तो जरूरी उसका पशु के अगर खून की जांच करानी पड़ेगी, अगर कोई इसको ब्लड प्रोटोजोआ या कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी कि आप लगातार जो संतुलित आहार है आपकी पशु के लिए उसका आप ख्याल रखें, सही समय पर उनको आहार दें, और अगर फिर भी अगर समस्या लगती है तो जैसा डॉक्टर संजीत ने कहा कि जांच जो है वो ज़रूर कराएं। यहाँ आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शुष्क क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन के क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, और पशु में बांझपन या थनैला रोग की अगर समस्या है तो उसका उपचार आपको कैसे करना होगा, क्या संभव उपचार आपको उस समय पर मिल सकता है, आपको वो अपनाना होगा। लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर संजीत, अगर बात की जाती है थनैला रोग की भी, क्या इसमें जो दुग्ध दोहन की तकनीक है वो महत्वपूर्ण हो जाती है? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमूमन जो हमने देखा है पशुपालक भाई जो है और अपने अंगूठे के प्रेशर से जो है दूध दोहते हैं। बेसिकली इससे क्या है, उनके लिए दूध निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इससे इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि या तो मुट्ठी का प्रयोग करें या 2 उंगली से जो है ऐसे चुटकी की तरह जो है दूध निकालना चाहिए, जिससे कि थन को जो है इंजरी ना हो, उस पे प्रेशर ज्यादा ना पड़े और पशु को ज्यादा दर्द ना हो। क्योंकि अगर सही तरह का उपयोग से अगर हम सही तरीके से हम दूध निकालेंगे तो 80% दूध से रिलेटेड समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। साथ में दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद अमूमन ये कोशिश करनी चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से थनों को धो दिया जाए। और पशुपालक जो है अपने हाथों को भी दूध निकालने से पहले अगर धोने की अगर वो एक आदत बना लेते हैं तो 80% समस्या जो है उससे वो हम दूर निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलवर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मैं गाय के बारे में पूछ रहा था। जी बताइए। गाय ब्याई 8-7 दिन पहले तो उसने जेर ना गेर थी, जेर कटवाई थी जी। फिर उसने वो जीरा और अजवाइन बताई थी पीस करना गुड़ के मां जी। तो वो छटाव तो दे रही है ना, तो दूध बचा भी ना, दावा चल रही है जी। जेर की समस्या बता रहे हैं, क्या इनको करना होगा संजीव? अगर वो जेर थोड़ी बहुत भी अगर अंदर रहेगी तो पशु जो है कभी भी प्रॉपर दूध पे नहीं आएगा। और इसका भी ध्यान रख लें
कि पशु को जेर अंदर रहने से जो इन्फेक्शन अगर अंदर बनता है मेट्राइटिस का, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, पस बन जाएगा आगे चल के, 10 दिन के बाद जो है वो सफेदी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और इसके लिए इंट्रायूट्राइन दवाई नजदीकी पशु चिकित्सालय से आप जरूर डलवाएं। उसमें इंट्रायूट्राइन दवाई आपको डलवानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक भी लगवानी पड़ेगी। और साथ में ध्यान दें कि पशु में कोई बुखार वगैरह की समस्या तो नहीं है, क्योंकि अगर 7 दिन ये बता ही रहे हैं हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं, तो 10वें दिन वो सफेदी की तरफ चेंज हो जाएगा जी। 8 से 10 दिन से पहले जो है उसमें लालपन रहता है, जो भी छटाव का जो होता है। 10 दिन के बाद वो सफेद बन जाता है। अगर वो सफेद बन रहा है, अगर आप उसको दवाई 5 दिन तक लगातार डलवा लेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और प्रॉपर जो दूध उसका, जितना उसकी प्रोडक्शन है, जितना उसकी कैपेसिटी है, उसके तहत वो दूध अपना पशु दे पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए समस्या जो है उसका समाधान हो सकता है, लेकिन सही समय पर जो एक हम कह सकते हैं सही उपचार है वो आपको अपनाना होगा। और उसके लिए ज़रूरी यही कि जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें। साथ ही यहाँ डॉक्टर RM शर्मा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया किस तरीके से जो फ़ायदे हैं भेड़ और बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, किसान की आमदनी को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब मौसम की बात आती है तो अभी संजीत से भी हम जानना चाह रहे थे कि इन्होंने भी बताया था क्या असर पड़ता है भेड़ और बकरियों की। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह का असर उनका हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये मौसम तो प्रभावित करता है, हम मनुष्यों को भी करता है, पशुओं को भी करता है। तो निश्चित रूप से हम जो हमारी भेड़ बकरी हैं उनका भी बहुत ध्यान जरूरी है। अभी जैसे हमारा मौसम चल रहा है और ये बदलता हुआ मौसम है, अभी ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है, तो हमारे जो बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनको भी अभी पशुओं को अपने को अंदर ही रखना चाहिए। और अभी चूंकि रात में तापक्रम अभी कम है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वो खुद इस बात को जज कर सकते हैं। जब उन्हें गर्मी लगने लगती है तभी पशुओं को बाहर रखें। तो एक तो दूसरा ये ध्यान है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि जो भेड़ बकरी हैं उनको सुबह ले जाएं। बहुत अगर जब तेज धूप हो जाती है दोपहरी में तो कहीं छांव के अंदर उनको 2-3 घंटे के लिए बैठाना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि उनको किसी तरह की जो तेज धूप है उसको असर ना पड़े। और देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चराने ले जाने से पहले हमारी भेड़ बकरियों को पानी पिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर घर पर ताजा पानी होगा, साफ सुथरा होता है, तो और प्यासी हुई बकरी या भेड़ जंगल में जाती हैं तो कई बार वहाँ के जो तालाब हैं वो गंदे तालाब होते हैं, गंदा पानी पीने की मजबूर हो जाती हैं। और इनके पेट में लिवर फ्लूक या जो आंत के कीड़े हैं, पेट के कीड़े हैं, वो पेट के कीड़ों की समस्या इन बकरियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक इसमें वेसिकुलर एक्जेंथाइमा नाम का एक रोग हो जाता है। अगर उनको ओस भरी घास में या उसमें चराते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जब ओस सूख जाए तब उसको ले जाना चाहिए। और उससे उसके होठों पे छाले पड़ जाते हैं और बकरी को बुखार हो जाता है। तो अगर इस तरह से साफ सुथरा पानी पिलाएंगे, सही तरह से जगह पे रखेंगे और उनको छांव भी देंगे और विपरीत मौसम से उनको बचाएंगे तो काफी हद तक जो है ना वो स्वस्थ रहेंगी और अच्छा उत्पादन भी होगा उनका। जी बिल्कुल, यानी भेड़ बकरी अगर आप पाल रहे हैं तो निरोगी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और उसके जरिए भी आपकी लागत बच सकती है और आपकी जो आमदनी है के जरिए और ज़्यादा बढ़ सकेगी। फिलहाल डॉक्टर RM शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। तो यहाँ डॉक्टर RM शर्मा हमें बता रहे थे क्या फ़ायदे देखिए शुष्क क्षेत्रों में खासतौर से हो सकते हैं हमारे जो पशुपालक हैं उनको। साथ ही डॉक्टर संजीत, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई तरह के रोग जो हैं वो हमारे पशुओं में आ जाते हैं और बांझपन या थनैला जैसे जो रोग हैं, क्योंकि हम सीधे तौर पर मान सकते हैं कोई सीधा उपचार एकदम से इसको ठीक नहीं कर सकता, तो क्या हम कहीं जो सावधानी अगर वही अपना लें हमारे पशुपालक तो काफ़ी हद तक रोकथाम इन रोगों की हो जाए? कोई भी पशु हो, चाहे थनैला का रोग हो, चाहे बांझपन की समस्या हो जी, अगर 80 से 90% पशुपालक भाई थोड़ा सा भी जागरूक है और जो भी बताई गई जानकारी पे ध्यान देता है जी। जैसे पशु में कोई भी थनैला रोग हुआ, उसके शुरुआत में ही उसने अगर नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके जो सही उपचार है वो करवा लिया तो बड़ी इजीली वो उसको ठीक कर सकता है। इसी प्रकार बांझपन में अगर जैसे टाइम पे कृमिनाशक दवा पिलाता है, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करता है, कोई भी जेर गिराने की समस्या होती है तो उसका पूरा उपचार कर लेता है, मेट्राइटिस या पायोमेट्रा का कोई भी बीमारी बनती है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वो लेते हैं तो 90% समस्या खत्म हो जाती है। 10% थोड़े से हार्मोनल डिजीजेज होती हैं, उसके लिए जो
प्रशिक्षित पशु चिकित्सक जो है सही तरह से उसकी जांच करके वो उसमें बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि हमेशा आप जो घरेलू उपचार है उस पर निर्भर ना रहें। जो जैसा डॉक्टर संजीत ने कहा, जो प्रशिक्षित वहाँ पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें, जिससे आपकी जो समस्या है जल्द से जल्द खत्म हो सके। फिलहाल डॉक्टर संजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। जाना आपने किस तरीके से पशुओं में जो समस्या आती है बाजपन या थनैला रोग की, कैसे वो दूर हो सकती है। सिर्फ सावधानी आपको अपनानी है और काफ़ी हद तक इनका नियंत्रण आप कर सकेंगे। अब चलिए आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे आंवले और कपास से संबंधित। आंवले में आपको बताएंगे प्रसंस्करण से आय में वृद्धि कैसे हो सकती है, और बात कपास की जाए तो कपास फसल की बुआई के समय सावधानी आपको क्या अपनानी है। इन दोनों विषय पर जानकारी आप कल के कार्यक्रम में ले सकेंगे। साथ ही आपका कोई सुझाव हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं या सवाल है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हमारी यही, जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं, जो समस्याएं हैं आपकी, उनका जल्द से जल्द निदान हो सके और भी ज़्यादा जो आपकी आय है उसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि लागत कम होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी और ज़्यादा आत्मनिर्भरता जो है पशुपालन क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आपकी वजह से आ सकेगी। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।